of sodium chloride to 1 mole of water or 1 liter of water, we can say 1 liter of water, and we add 1 mole of urea to 1 liter of water, then the decrease in vapor pressure will remain same. From the previous discussion, what we conclude, हमने क्या पाया है देखेंगे। पहला कि प्योर सॉल्वेंट के केस में जब हमने क्लोज कंटेनर लिया था तो हमारे यहाँ सॉल्वेंट जो हमने लिया है वो कैसा है, वोलेटाइल है, और जो हमने सॉल्यूट लिया है वो नॉन वोलेटाइल है। तो पहले केस में जब सॉल्वेंट हमारा प्योर है तो पूरा सरफेस एरिया जहां से वेपराइजेशन होना है वो टोटली कवर किया गया है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा, इसलिए सरफेस एरिया जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा कवर की गई है वो सब अधिक है, और जब सरफेस एरिया अधिक होगी तो हम जानते हैं कि वेपराइजेशन अधिक होगा। जब वेपराइजेशन अधिक होगा तो वेपर प्रेशर भी अधिक होगा। इट मीन्स प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक है। लेट अस कंपेयर इट विद द सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं दूसरे केस में, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, केयर फॉर दैट वन, कि हमने सॉल्यूट जो लिया है वो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब वो वेपराइज होने की टेंडेंसी उसके अंदर नहीं है। तो कौन वेपराइज होगा? केवल और केवल हमारा सॉल्वेंट ही वेपराइज होगा। लेकिन जब हम सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो जो सरफेस एरिया वेपराइजेशन के लिए अवेलेबल है उस सरफेस एरिया में कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे वो एडेड सॉल्यूट के भी होंगे। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट में जो वेपराइजेशन के लिए सरफेस एरिया हमारे लिए अवेलेबल थी, अब उतनी अधिक सरफेस एरिया इस केस में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल सरफेस पे अवेलेबल है। तो सरफेस एरिया कम हो गई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, तो वेपराइजेशन कम हो जाएगा, और जब वेपराइजेशन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमने क्या देखा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। बार बार मैं कह रहा हूं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, वोलेटाइल के केस में अलग मैटर है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मोर एंड मोर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जितना अधिक हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उतने ही सरफेस एरिया को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्युपाई करेगा, और जब अधिक एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्युपाई कर लेगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए जो अवेलेबल एरिया है वो कम होती जाएगी, और जब वेपराइजेशन के लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल एरिया कम होती जाएगी तो वेपराइजेशन कम होता जाएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में हमने उसको डिस्कस किया। तीसरा ये है कि हमने ये डिस्कस किया है कि कैसा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, यानी कि नेचर क्या है सॉल्यूट का इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है वेपर प्रेशर की। केवल और केवल इतना है कि हमने कितना सॉल्यूट का एडिशन किया है सॉल्वेंट में, क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी है। हमने यहाँ डिस्कस भी किया है एक एग्जांपल से कि अगर 1 मोल हम सोडियम क्लोराइड एक मोल नमक को अगर हम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करें तो जो वेपर प्रेशर हमको मिलेगा, जो रिडक्शन इन वेपर प्रेशर होगा, उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा जब हम 1 मोल यूरिया को 1 लीटर पानी में डालेंगे। टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा। इसका मतलब 1 मोल के एडिशन से
जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होना है उतना ही होगा, चाहे हम सोडियम क्लोराइड लें, चाहे यूरिया लें, चाहे ग्लूकोज लें, चाहे केन शुगर लें, चाहे आयोडीन लें, चाहे सल्फर लें. It means the reduction in or the decrease in the vapor pressure is not going to depends upon the nature of the solute, but it only and only depends upon the quantity of the solute. जैसा कि राउट्स लॉ ने बताया है, हमने पढ़ा है प्रीवियस केस में, that the partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the volatile component in the solution. तो यहां हम देख रहे हैं कि इस कंटेक्स्ट में हमारे पास केवल और केवल सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है, सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है. अगर सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है, then in that case the vapor pressure which we got is only and only due to solvent molecule, not due to solute molecules. Then in that context, what we can write? We can write that P is directly pressure, vapor pressure is directly proportional to mole fraction of what we have, the solvent. Or we can say P is equals to P naught X. What is X? This is the mole fraction. Mole fraction of solvent. What is this P naught? It is the vapor pressure of pure solvent. What is P? P is the vapor pressure. What we hear, what we know? We know that the added solute is non-volatile. Therefore, the vapor pressure is only due to, let us plot a graph. When we plot a graph, let us have a binary solution. Let us have binary. You know, binary solution, it means it contains two components. You know, binary solution, it means we have two components. Let us take the solvent as one and solute as two. When we apply the vapor pressure, when we apply the Raoult's law, what we got, Raoult's law states that the vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of a volatile solute in the solution. But what we have here, we have non-volatile solute. When we have non-volatile solute, then the vapor pressure, or we can say total vapor pressure, the vapor pressure
will not depends upon the quantity of solute added to solvent. The next one, the vapor pressure which we obtain only and only depends upon the mole fraction of volatile solvent. Then in that case, on application of Raoult's law to this solution, what we got? We got P is directly proportional to X1, and we know X1 is mole fraction of solvent. Introducing a proportionality constant, what we got? P is equals to P01 X1, where P01 is the vapor pressure due to pure solvent. When we plot a graph, you know here what we have. When we plot a graph, what we have? P equals to P01 X1. You know Y equals to Mx plus C, where C here is 0. It means we will not get an intercept on the y-axis. Then the graph will begin from 0. Let us we have this one the x, this one is the y. X and y. What is this one? This one is the vapor pressure. This one, it is P. And what we have? X. X, it means this is the mole fraction. Mole fraction of solvent 1. When we plot a graph, what we see here, we have the positive slope, and is positive here. What we got? We got like this. It means when the mole fraction of the solvent increases, then the vapor pressure increases. This is all what we studied. This is all what we studied about the vapor pressure of liquid solution. यहाँ हमने देखा कि सॉल्यूशन हमारा बाइनरी है। बाइनरी है तो इसमें 2 कंपोनेंट होंगे। हमने मान लिया है कि हमारा सॉल्वेंट पहला कंपोनेंट है और सॉल्यूट दूसरा कंपोनेंट है। तो इस केस में हमारे पास क्या है? जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। जब नॉन वोलेटाइल है तो वो वोलेटाइज नहीं होगा, और वोलेटाइज नहीं होगा तो टोटल वेपर प्रेशर में इसके किसी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दूसरी चीज, हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वोलेटाइल है। और अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉलिड वोलेटाइल नहीं है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा वो केवल और केवल सॉल्वेंट के द्वारा ही मिलेगा, सॉलिड के द्वारा नहीं मिलेगा। तो राउल्ट्स लॉ हम जानते हैं। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है या पार्शियल वेपर प्रेशर मान लें, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि उस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या है। तो जब हमने उसको अप्लाइड किया तो हमको मिला P is directly proportional to X1 और
हम ये भी कह सकते हैं कि P इक्वल्स टू P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। लेट्स नो हियर P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो P2 हमारे क्या है, 0 है, और ये P1 है, इसको P1 मान लेंगे। इसका मतलब टोटल प्रेशर P1 के बराबर होगा। Then introducing a proportionality constant, what we have, vapor pressure is equals to pure vapor pressure due to solvent into mole fraction। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये है y इक्वल्स टू mx प्लस सी एंड c इज 0, तो हमको y एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ग्राफ हमारा यहाँ से ना स्टार्ट होगा, यहाँ स्टार्ट ना होके, यहाँ स्टार्ट ना होके, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि c क्या है हमारा कांस्टेंट 0 है, और हमारा ये p जो है P01 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और x पे हम मोल फ्रैक्शन को प्लॉट किया तो हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन, p वेपर प्रेशर है इसको यहाँ लिख दिया, और P0 का पॉजिटिव स्लोप हमको यहाँ मिलेगा। ये बता रहा है कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो केवल और केवल सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। लेट अस डिस्कस ideal and non-ideal solution. What is ideal solution? A solution which follows the Raoult's law over entire range of temperature. If a solution follows the Raoult's law, we know the Raoult's law. It means the partial vapor pressure is directly proportional to its mole fraction in the solution. We will discuss ideal and non-ideal solutions. Let us know it. Ideal solution. A solution that follows Raoult's law. A solution that follows Raoult's law at entire range of temperature. That is known as ideal. It means, what is ideal solution? We know nothing is ideal, but we will discuss certain example which is more or relative ideal solution. For example, a mixture of a solution of N-hexene and N-heptane, a solution of chloroethane, bromoethane, a solution of benzene and toluene. They are behaving as ideal solution because they follows the Raoult's law at entire range of concentration. It means at all concentration they are going to follow the Raoult's law. Let us discuss it deeply what we mean by ideal solution. Ideal solution, it means, suppose we have two components. Suppose we have two components, A and B in solution. If we have two components, A and B in solution, then in their pure state, one is A and other is B. Let us know it. Let us have the one. It contains what? AA. This one is component. Sorry. A. This one is component P. It contains B, B, B and P.
BB molecules. When we form solution by mixing A into B, then what we see here? We have A, B, A, B, A, B, A, B. What I am going to represent here, when the component A is pure, then what we see, the interaction. Interaction means we can see the force of attraction. In this context, what we see here, the interaction between AA molecules is known as AA interaction. A and A. I'm going to represent it as this. And here the interaction between BB molecule is represented as this. But when we mix A to B, then a new interaction is developed. What we have, the interaction is A and B. It means here the force of attraction, interaction means the force of attraction between AA, force of attraction between BB, here the force of attraction between A and B. In case of ideal solution, the force of attraction between the AA and the BB is similar to that of AB. It means in case of ideal solution, the force of attraction between AA, BB is similar to that of AB. It means then in this case what we see? We see that the interaction here and the interaction here is similar. When the interaction are similar, when the force of attraction are similar between the various molecules on and before mixing, then in that case the volume will neither increase nor decrease. That means we can say delta V of mixing is equals to 0. The next one, we see the interaction here, we see the interaction here, we see the interaction here. If this bond is broken, if this interaction is broken and this interaction is developed, this one is the new interaction, this one are the older interaction,